नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योरसॉफ्ट टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, एक बार फिर हमारे साथ हैं सीए कपिल जैन जी, जो जीएसटी के एक्सपर्ट हैं और केजे क्लासेस के नाम से इनका अपना यूट्यूब चैनल है। आप लोगों ने अब तक उसे सब्सक्राइब कर भी लिया होगा, यदि नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम फिर एक नई क्वेरी लेकर के आए हैं कपिल जैन जी के साथ में। उनसे समझेंगे जीएसटी से रिलेटेड। और बेसिकली कपिल जी, जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है आपके ईंट और ब्रिक्स से रिलेटेड। कुछ चेंजेज हुए हैं, अभी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किए थे अप्रैल के महीने में, उनके रेट्स में कुछ चेंजेस किए, कुछ एप्लीकेबिलिटी के ऊपर चेंजेस किए, तो हम उसके बारे में डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो आपकी जो मैगजीन है अप्रैल 2022 की, हमने उस मैगजीन को पढ़ा और उससे हमारे काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए। ठीक है। और दोस्तों, हो सकता है आप लोगों ने अब तक उसे सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो कपिल जी की ये मैगजीन है जो हर महीने रिलीज होती है। आप इस मैगजीन को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर आते हैं और कुछ अपडेट्स तो ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट बाद में निकालती है, कपिल जी पहले दे देते हैं। तो इसमें जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमारे डाउट्स काफ़ी हद तक क्लियर हुए, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कुछ अपने दर्शकों को भी बताया जाए जो हमारे पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर कवर्ड है ऑलरेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। कपिल जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ईंट ब्रिक्स में है, एक समरी में आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या चेंजेज हुए हैं? देखिए, इस चीज़ को समझिए, जीएसटी जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक तो जीएसटी का जनरल लॉ है जो सब पर एप्लीकेबल है। बिल्कुल। एक क्या है, इंडस्ट्री वाइज है। तो जब हम इंडस्ट्री वाइज की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईंट भट्टों का काम करते हैं, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ उनकी जो भट्टे मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, हम ट्रेडर की बात नहीं कर रहे। ओके, ठीक है ना। तो जो भट्टे मालिक है, अगर आप देखोगे यूपी के अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे भट्टे हैं, बहुत सारे। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई क्लाइंट होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अगर मैं आपको बताऊं 3-4 महीने पहले की बात, गवर्नमेंट ने अपनी एक प्रेस रिलीज करी, ठीक है, काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें बोला कि भाई ये जो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर है, हम इनके लिए एक नया रेट लेकर आएंगे। ओके। और वो नया रेट होगा 6% का। 6%, यानी कि एक नया रेट और आ गया, जो 0, 5, 12, 18, 28 से 6 और आ गया है। 6 और आ गया, जिसमें 3% जीएसटी होगा, 3% एसजीएसटी होगा। हम ये नया रेट लेकर आएंगे। ये किस पर एप्लीकेबल होगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स मैन्युफैक्चर पे। हम हिंदी भाषा में बोले तो भट्टे वालों में, यानी कि ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ट्रेडर्स के ऊपर ये कोई एप्लीकेबल नहीं है। ट्रेडर्स के ऊपर नहीं होगा। मेरे जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैन्युफैक्चरर्स पर ही होगा। अब इसमें कंफ्यूजन ये आया कि भाई जब आप 6% का रेट लेकर आ रहे हो तो भाई आप इसे कंपोजिशन के माध्यम से लाओगे जी, या नॉर्मल के माध्यम से लाओगे। बिल्कुल, ठीक है। अब इस पर गवर्नमेंट बिजी है, गवर्नमेंट के पास तो इसके अलावा भी काम है। गवर्नमेंट भूल गई कि हमने कुछ वचन दिया था, ठीक है। अब गवर्नमेंट को याद आया कब? 31 मार्च को रात को। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। 31 मार्च को रात को याद आया, अरे एक वादा करा था। हाँ, ठीक है। तो जब 31 मार्च को ये वादा याद आया तो इन्होंने आनंद फानंद में नोटिफिकेशन निकाल दी और क्या बोला कि भाई 1 अप्रैल से ईंट भट्टों वालों पर, ठीक है ना, जो जीएसटी का रेट होगा वो 3% सीजीएसटी होगा, 3% एसजीएसटी होगा। और जो नोटिफिकेशन निकाली उसका टाइटल जब आप पढ़ोगे बिल्कुल क्लियर समझ में आता है, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए निकाली जी। अब जब आपने कंपोजिशन स्कीम के लिए नोटिफिकेशन निकाली, कंपोजिशन स्कीम भी 2 है, एक तो हमारी 10(1) में है और एक 10(2)A में है। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली है, निकाली 10(2)A के लिए। अरे भाई, जब तुमने नोटिफिकेशन निकाल दी, ठीक है ना, तो आप कंपोजिशन का आपको पता होगा कि अगर मुझे 22-23 के लिए कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो मुझे 31 मार्च से पहले बिल्कुल कंपोजिशन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना, मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी मैं स्कीम ले सकता हूँ। लेकिन जब नोटिफिकेशन ही आई रात को तो वो व्यक्ति कैसे जाता कंपोजिशन में? बिल्कुल ठीक बात, कोई रास्ता ही नहीं था। तो अब 1 अप्रैल को हम पर फोन आने लग गए कि भाई आप बताओ कि ये नोटिफिकेशन तो आ गई, इसका प्रैक्टिकल वे क्या है? तो इसका प्रैक्टिकल वे समझना, 3 तरीके से इसका प्रैक्टिकल वे है। पहला प्रैक्टिकल वे है कि वैसे ये कंपोजिशन स्कीम है एज पर माई नॉलेज। कुछ लोग कहते हैं ये कंपोजिशन स्कीम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कंपोजिशन स्कीम है। तो आप अगर 1 अप्रैल के बाद, ठीक है ना, 1 अप्रैल के बाद अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं और 6% आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा और आपको जो है कंप्लाइंस कम करने पड़ेंगे।
मतलब कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिटर्न्स आपकी जो कंपोजिशन के CMP 08 करना पड़ेगा। लेकिन एक नुकसान हो जाएगा, आपको पता ही है भैया कि कंपोजिशन स्कीम में अगर ईंट भट्टे वाला 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम ले लेता है तो सामने वाले व्यक्ति को जिसे वो ईंट सप्लाई कर रहा है, देखो 2 तरीके हैं, ईंट वो किसे सप्लाई कर रहा होगा, या तो अल्टीमेट कंज्यूमर को कर रहा होगा, या ट्रेडर को, या फिर वो बिल्डर्स को कर रहा होगा। हाँ, तो बिल्डर्स उसमें ITC नहीं ले पाएगा क्योंकि कंपोजिशन स्कीम से बिलिंग हुई है। तो आपका कहना यह है कि यदि मैं कंपोजिशन में जाता हूं तो नो ITC, राइट सर? हाँ, अब लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन ये है, भैया मैं कंपोजिशन में जा ही नहीं सकता, मैं जाना तो चाहता हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि 1 अप्रैल हो गई है और कंपोजिशन के लिए तो 31 मार्च तक एप्लीकेशन थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम नया रजिस्ट्रेशन लेते हो तो कंपोजिशन में चले जाओ, और अगर नया नहीं लेते हो, जो पुराने वाले हो, तो चलो कोई बात नहीं, तुम भी हमें 6% ही टैक्स दे देना। ओके ओके, तो आपका कहना यह है कि जो पुराने वाले हैं वो भी 6% पे आएंगे और जो नए वाले हैं कंपोजिशन में वो भी 6%। हाँ, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर समझिएगा। अगर आप कंपोजिशन लेते हो तो तुम्हें एक बेनिफिट मिलेगा, तुम्हारा कंप्लाइंस कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन अगर आपने बिलिंग करी बिल्डर्स को तो बिल्डर ITC नहीं ले पाएगा। हाँ, यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि कंपोजिशन के केस में आप जब भी इशू करते हैं इनवॉइस, वह बिल ऑफ सप्लाई देते हैं, ना कि टैक्स इनवॉइस। और कंपोजिशन में जो आपका रिसीवर है, चाहे वो बिल्डर है या ट्रेडर है, हमसे वो ट्रेडर की बात कर लेते हैं, ट्रेडर भी होगा तो वो उसका ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। क्लेम सिर्फ और सिर्फ टैक्स इनवॉइस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और फिर आपको नॉन कंपोजिशन में रहना होगा, नॉन कंपोजिशन में रहना होगा, रेगुलर कंप्लायंस करने होगा, लेकिन 6% रेट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कपिल जी, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं कंपोजिशन पे जाता हूँ, हाँ, ठीक है सर, कंपोजिशन पे भी मेरी क्या कहते हैं 6% की मेरी लायबिलिटी है, बिल्कुल, और मैं रेगुलर हूँ, हाँ, तब भी मुझे 6% देना है जी। तो फिर मुझे रेगुलर में जाने में फायदा नहीं है क्या? हाँ, अगर मेरी बिलिंग सारी ऐसे को है जो बिल्डर्स हैं जी, ठीक है, मेरी अल्टीमेट कंज्यूमर को बिलिंग है ही नहीं और सामने वाला व्यक्ति ITC की डिमांड करता है जी, तो उस वाले केस में तो आपको रेगुलर में ही जाना चाहिए। लेकिन ये जो सेक्टर है थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है, बिल्कुल, ज्यादातर यहाँ पे सारा काम कैश में होता है। हाँ। तो कई लोग कहते हैं कि यार झंझट में क्या पड़ना, तुम कंपोजिशन ही ले लो, जी जी, ठीक है, लेकिन कंपोजिशन की अपनी लिमिटेशन है। हालांकि ऐसा मेरा मानना है गवर्नमेंट कुछ दिन बाद ये रेगुलर वाला खत्म कर देगी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जो है वो 6% टैक्स ले रही है कंपोजिशन से भी और नॉन कंपोजिशन से भी, लेकिन जो रेगुलर पर्सन है वो उसके इनवॉइसिंग पर ITC मिल रहा है, हाँ। और जो कंपोजिशन वाला है उसके इनवॉइस पे ITC नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो फिर गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि भैया मैं अपना नुकसान क्यों करूँ, 6% का टैक्स मिले उस पर भी मुझे ITC देना इसमें एक दूसरा रेट भी है। अच्छा, एक और भी रेट है? हाँ, एक रेट हो रहा है, वो है 12% का रेट। कपिल जी, कितने रेट है इसके अंदर? इसमें ये 3 रेट है, मैंने अच्छा, एक और अभी भी है? नहीं, एक 6% तो आपने बता दिया, 6 कंपोजिशन हो गया, हाँ। एक 6 वाला नॉर्मल हो गया, और एक ये 12%। 6% हो गया आपका नॉर्मल, हाँ। और फिर ये 12 क्या है? 12% में क्या है कि अगर मैं ईंट भट्टे वाला हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं कंपोजिशन लेता हूँ ना तो इनपुट का मिलेगा ना आउटपुट वाले को मिलेगा। ठीक है। अगर मैं 6% नॉर्मल लेता हूँ तो मुझे इनपुट्स का ITC नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं आउटपुट करूंगा बिल्डर्स को ITC मिल जाएगा। ओके ओके। लेकिन अगर मुझे दोनों मजे चाहिए, हाँ, कि मुझे इनपुट का भी ITC चाहिए जी और आउटपुट पे भी लगे, तो तब मेरे को 12% सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो यदि मैं इसको ये कहूँ कि यदि मैं कंपोजिशन पर हूँ तो नो इनपुट नो आउटपुट, जी, ITC की बात कर रहे हैं हम, हाँ, ठीक है। अगर हम नॉर्मल में हैं 6% पे, हाँ, तो 6% पे नो इनपुट, हाँ, बट आउटपुट, ओके, सामने वाले को ITC मिल जाएगा। आउटपुट आपका यस है। और यदि आप 12% पे आ जाते हैं तो 12% पे इनपुट भी और आउटपुट भी, क्योंकि इनपुट भी और आउटपुट भी। इसमें मैं आपको बता दूं, आप कभी भट्टों पे विजिट करना, मैं गया था भट्टों पे विजिट करने, तो वहां पर आप देखोगे ना, वहां पर वो ट्रक भी खरीद के रखते हैं कई बार, हाँ, और कई बार वो JCB मशीन भी खरीदते हैं। तो उनकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पर बहुत सारा ITC भी होता है। हाँ। तो कई लोगों का कहना है जी हमें तो इसका इनपुट लेना है, तो उसके लिए 12% का रेट है। ओके ओके, यानी कि अब आपको ये बात प्लान करनी होगी कि भाई हमें किस एक्शन पे जाना है। यदि मैं कंपोजिशन पे जा रहा हूं तो मुझे क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, और मेरा आगे जो रिसीवर है वो भी क्रेडिट नहीं लेगा। मैं नॉर्मल पे हूं तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन आउटपुट पे मेरा रिसीवर क्रेडिट ले सकता है।
यहाँ पर एक पॉइंट है कि हो सकता है सरकार इसको विड्रॉ कर ले। और 12% के केस में आपको आईटीसी मिलेगा भी, और आप जिसको बिल काटेंगे उसको आप आईटीसी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर इस चीज को समझना है कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है ना, वो प्लान मैनर में नहीं कर रही जी। उसे पता ही नहीं था कि ऐसा करना है। 31 मार्च को भैया शाम को 5 बजे भी मेरे पास फोन आया कि कंपोजिशन स्कीम आनी थी भट्टे वालों के लिए, क्या हुआ? मैंने कहा रात तक वेट करो, 12 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, नहीं तो कल फोन करना। सुबह बनाइए, रात को 8 बजे, ये नहीं कहा कि रात को 12 बजे से एप्लीकेबल होगा। हाँ। तो जैसे नोटबंदी भी हो जाती है तो ये तो सर बहुत छोटी सी बात है। हाँ, अब इसमें एक चीज और समझो, अब इन्होंने 6% का रेट तो बना दिया। हाँ। अब 6% का रेट बनाने के बाद भाई 6% में 3% जीएसटी, सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, अगर ये कंपोजिशन ही देते, अगर ये सिर्फ कंपोजिशन देते तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल भाई, CMP 08 भरा जाता। अब ये नॉर्मल में देना पड़ गया। अब इन्होंने पोर्टल से बोला हाँ भाई तू रेडी है क्या? हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि जब इस बार हम लोग अप्रैल महीने की जब GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, तो GSTR 1 में एक इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर 6% का रेट ही नहीं है। हाँ, अब उस समय हम अपनी GSTR 1 कैसे फाइल करें? अब इन्हें ये जागे कब? 10 तारीख को। अच्छा, 10 मई को ये जागे और कल इन्होंने पोर्टल पर ये चीज डाले कि भाई देखो हमारा जो पोर्टल है वो इतना फास्ट नहीं है कि तुमने बोल दिया एक 6% का रेट डाल दो और हम डाल दे। भाई सॉफ्टवेयर है, पूरी प्रोग्रामिंग, पूरी कोडिंग होती है। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा इस बार के लिए हम रेडी नहीं है। अब वो यूजर कह रहा भाई मैंने तो मैं क्या करूं? तो पोर्टल ने बोला ऐसा करो, जुगाड़ कर लो, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, चलिए भैया, जुगाड़ यहाँ भी आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ जुगाड़, ठीक है। पोर्टल को पहले हम समझ लेते हैं मर्सिडीज गाड़ी कि इसमें कोई जुगाड़ नहीं हो सकता, लेकिन ये तो जुगाड़ वाला ट्रैक्टर निकला। तो पोर्टल ने क्या बोला, ऐसा करो 5% का जो रेट है ना, उसी कॉलम में ये सेल दिखा दो। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर मैं GSTR 1 जो फाइल करूंगा, हाँ, उसमें मेरा जो 5% का रेट है वहां पर मैं 6% दिखा दूं? नहीं, वहां पर वो देखो, इस चीज को समझना, पोर्टल ने क्या कर रखा है, जब हम GSTR 1 की क्लास लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एक टैक्सेबल वैल्यू डालनी है तुम्हारे को, और टैक्सेबल वैल्यू जैसे ही डालोगे तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिस रेट में डालोगे। हाँ। लेकिन आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो चेंजेस किस लिए? कई बार वैल्यूएशन में दिक्कत आ जाए या वैल्यूएशन आपकी कुछ और हो, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसा कुछ है तो ये जुगाड़ यहाँ भी लगा दो। अच्छा। कि तुम डालो 5% में, लेकिन जब टैक्स सिलेक्ट अमाउंट जो फीड करो उसे चेंज कर दो। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो आप वैल्यू डालेंगे वो 5% वाले कॉलम में डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू को। हाँ, जो एग्जैक्ट है वही डालेंगे। लेकिन वहां पर जब आप ऑटो कैलकुलेट करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए डाला, तो वहां पर आपका 2500 रुपए या 5000 रुपए आपके 2500 रुपए आपके आ गए। अब आप क्या करोगे कि 1 लाख रुपए लिखोगे और टैक्स में से मैनुअली आप 3000 और 3000 डाल दोगे। बिल्कुल, ये आपको मैनुअल डालना है। हाँ, ये जुगाड़ करना, और ये टेम्परेरी जुगाड़ है, उन्होंने बोला। और ये पोर्टल पे अवेलेबल है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा कि आपको कोई नोटिस आ जाएगा, कोई नोटिस नहीं आएगा। क्योंकि उसका भी एक रीजन और भी है ना कि 5 से 6 कह रहे हैं ना, वो ज्यादा ही मांग रहे हैं। वहां पर अगर आपका जो सिस्टम है 2500 रुपए दिखा रहा है, उनको 3000 रुपए मिल रहे हैं तो वो तो खुश हैं इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका कल इन्होंने डाला, कल भी मेरे पास क्वेरी आई, ठीक है। मैंने कहा भाई चेक करता हूँ ऐसा क्या है। शाम तक आते आते उन्होंने वो निकाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे को, चलो ये तो हमारी बात क्लियर हो गई कि हमें 2 चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि जी हमारे को कंपोजिशन के रेट्स क्या हैं, नॉर्मल के रेट्स क्या हैं, और हमारे को GSTR 1 में क्या करना है। जी। तो जैसा आपने कहा कि ये सारा के सारा एप्लीकेबल होता है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जी, ठीक है। एप्लीकेबल आपका हो गया है आपका 1 अप्रैल से। जी। एक क्वेश्चन और है इसमें हमारा कि सर इसमें कोई लिमिट की बात हुई थी, कोई 20 लाख की लिमिट या 40 लाख की लिमिट, ये क्या है? ये देखो, अगर आप हमारी अप्रैल की मैगजीन पढ़ोगे उसमें क्लियर आप समझ जाओगे। सर मैंने इसमें पढ़ लिया, इसीलिए मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। उसमें बहुत क्लियरली लिखा है 20 लाख और 40 लाख क्या है। देखो, जब आप पढ़ते हो ना तो जो 40 लाख वाली लिमिट्स थी ना, ये कुछ लोगों के लिए आई थी, ठीक है। और उसमें कंडीशंस थी कि भाई ये 40 लाख वाली जो गुड्स की लिमिट है ये कुछ लोगों के कुछ आइटम्स पे नहीं लगेगा। तो उसमें से ब्रिक्स भी एक ऐसा आइटम है जिस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा। तो इस केस में लिमिट आपकी 20 लाख रहेगी। यानी कि अगर आप ब्रिक्स का काम करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरर हैं तो उस केस में आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए रहेगी, ना कि 40 लाख रुपए। फिर भी एक बार डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, इसे इंटरप्रेट कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये
काफ़ी ज़्यादा जो नोटिफिकेशन 3-4 आई थी, काफ़ी ज़्यादा इसमें मैशअप था। हमने कोशिश करी थी कि अप्रैल में हम इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे, जिससे कि आपको पता। कपिल जी आपने बताया है तो मैं इतनी बात की तो उम्मीद रखता हूँ कि जो बता रहे हो बिल्कुल लगभग सही होगा। नहीं, लेकिन फिर भी हम ये बात कह के चलेंगे कि देखिए ओपिनियन होती है, हर कंसल्टेंट्स की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। हो सकता है कि किसी दूसरे की कोई दूसरी ओपिनियन हो। यदि ऐसा है भी तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि जी ये ओपिनियन दूसरे की आ रही है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करेंगे। क्योंकि जीएसटी में आज भी हम एक स्टूडेंट ही है और गलती कई बार हो जाती है हमारे इंटरप्रिटेशन से। तो अगर आपका लगता है कि कोई व्यू डिफरेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम उसका जवाब आपको। इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे एक बात कहूंगा कि गलती नहीं होती है, वो अपना अपना एक व्यू होता है। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो दो वकील भी अपने अपने व्यू देते, दोनों गलत नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल दोनों। इसके अलावा इसमें कुछ और ऐसी चीज जो आप बताना नहीं भैया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। और बाकी अगर पूरी डिटेल चाहिए तो हमारा फेस टू फेस बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। उसमें हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाते हैं, आधा एक घंटा लगाते हैं एक टॉपिक पर। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर में अगर आप है तो, या हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले सकते हैं। देखिए कपिल जी की 3 चीज़ें हैं। एक तो इनकी मैगजीन है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर इनकी सारी चीज़ें ये रेगुलर आती हैं। दूसरा ये फेस टू फेस क्लासेस देते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो ऑफिस में आकर के इनकी क्लासेस ले सकते हैं, इनके शेड्यूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनसे टाई अप कर सकते हैं। और तीसरा इनकी अपनी पेन ड्राइव क्लासेज भी हैं, आप चाहें तो पेन ड्राइव क्लासेज को सब्सक्राइब करा सकते हैं और उससे आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ वो रेगुलर अपडेट्स भी होती रहती हैं। यदि इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें 8595406394 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और भी इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कपिल जी के साथ हम कोशिश करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।